पर बाजी हुई। रामनवमी का डंका बजाने पर विवाद हो गया। ईद का गाना बजाने को लेकर के विवाद हुआ। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। प्रशासन और 3 थाना की पुलिस मौके पर तैनात है। तो गिरिडीह से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ईद पर दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी की ये तस्वीर सामने आई है, जहां अब लगातार पुलिस यहां पर कैंप कर रही है। हालात को शांत करने की पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। बता दें कि रामनवमी का डंका बजाने पर विवाद शुरू हो गया। वहीं ईद का गाना बजाने को लेकर के विवाद हुआ। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी होती है, जिसमें कई लोग चोटिल भी होते हैं। फिलहाल प्रशासन और 3 थाने की पुलिस मौके पर तैनात है और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां से रोड़े पत्थर जो है मिले हैं और उसकी ये तस्वीर निकल करके सामने आई है। अभी हालात को शांतिपूर्ण करने की पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी है। जवानों की तैनाती यहां पर कर रखी गई है ताकि हालात को ठीक किया जा सके। जमुई में 17 साल की नाबालिग लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने जेसीबी से शव को कब्र से निकलवाया है। यह मामला मोहनपुर थाना इलाके के सोनदीपी गांव की बताई जा रही है, जहां पर 17 साल की एक नाबालिग लड़की की हत्या कर शमशान घाट के पास में 8 फीट गड्ढे में दफना दिया गया। यह आरोप है कि लड़की की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने अपने 50 साल के चचेरे बहनोई से शादी करने से इनकार कर दिया था। मामले का खुलासा होने के बाद जब पुलिस जेसीबी से शव को गड्ढे से निकालने लगी तो सनसनी फैल गई। कल के बाद हम दफनाया ना, हम बल जला दिया था। जब बोला भाई को तीन सुनेगा, बोला कोई भी पूछने ना आएगा थाना से ना, तो बोला कि कोई मारना करना तो अपना फसरी लगे बल्ला मरल, ठीक है कया वाला थी बीमारी से बल मर गया। वो तो जैसे हवा मान रहा था मार के मतलब सोच दिया। किस पर शक जा रहा है? शक जा रहा कि भाई भाई पर मेरे गाँव लगी ऐसा। तो आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि डेड बॉडी को दफना दिया, ये कर दिया? हम लोग ने किया सर कि हम लोग के बोलना टाइम नहीं दिया, क्या तुम लोग इसको करेगा तो तुम लोग फंस जाएगा। हम लोग के डर से मारते न बताइए सर। आप लोग को डरा हाँ हम लोग को धमका देख के डायरेक्ट करेगा आप लोग को कैसे होगा। बीरबल यादव का उससे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि एज गैप बहुत ज़्यादा था और इसी विवाद बस अभी तक जो जानकारी आई है, इसी विवाद बस जो बेटी है और उसकी मृत्यु हुई है और हम लोग पोस्टमार्टम वगैरह करवाने के बाद एग्जैक्ट जो काउज ऑफ डेथ है वो जान पाएंगे। जमुई जिले के मोहनपुर थाना इलाके में 17 साल की एक नाबालिग लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है और हत्या कर 100 को 8 फुट गड्ढे में दफना दिया गया था। पुलिस को सूचना मिली और सूचना के बाद जब मामले का सत्यापन करने में जुटी गई तो पुलिस तो पाया गया कि यहाँ पर जो गड्ढा है, इसी गड्ढे में जो 8 फुट का गड्ढा है, इसी गड्ढे में दफनाया गया है। और जब पुलिस को सूचना मिली तो देख सकते हैं कि जेसीबी की मदद से इस शव को निकाला जा रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचे हैं और जैसे कि भीड़ जुट गई है। और बता दें कि जिस लड़की की मौत हुई है, हत्या हुई है, उसका नाम ननकी कुमारी बताया गया है, जो सोनदीपी गांव की रहने वाली है और भगीरथ यादव की बेटी बताई गई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भगीरथ यादव के भाई बीरबल यादव के दामाद की शादी करने का दबाव ननकी कुमारी पर बताया जा रहा था और उसके परिवार वालों पर बनाया जा रहा था और शादी से इनकार कर देने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जो जानकारी मिली है, हालांकि शुरुआती दौर में पुलिस को यह बताया गया था कि यह आत्महत्या है, स्वाभाविक मौत है, तरह तरह की बातें आई, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ननकी के परिवार वाले और रिश्तेदारों ने ही इस हत्या को अंजाम दिया और फिर 100 को साक्ष्य को मिटाने के लिए यहां पर दफना दिया गया। जैसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। खबर बगा से, जहां पर एक युवक के साथ में अपराधियों ने मारपीट की और उसके अपहरण का प्रयास किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। युवक सुंदरम यादव उर्फ विशाल यादव अपने दोस्तों के साथ में बंसी चौक पर मिठाई दुकान में आया था। इसी दौरान चौक पर उसकी एक अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत हुई और इसके बाद एक गाड़ी पर सवार करीब आधा दर्जन अपराधी तलवार और अन्य हथियारों से लैस दुकान पर आ धमके और युवक के साथ मारपीट करने लगे। बाद में अपराधियों ने युवक को जबरन गाड़ी में बिठाना भी चाहा, लेकिन भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद अपराधी युवक को छोड़कर फरार हो गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है।
खबर भागलपुर से है, जहां कचहरी चौक पर गुस्साई महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर सरेआम पिटाई कर दी। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में महिला ने 3 लड़कों को थप्पड़ जड़ दिया। बाइक से तीनों युवक जा रहे थे। महिला की पोती को बाइक से हल्की चोट लग गई, जिसके बाद महिला आग बबूला हो गई और लड़कों पर लात घूसे और थप्पड़ चलाने लगी। किसी ने महिला का वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। और अब बात उस शख्स की जो झारखंड में आतंक का पर्याय बन चुका था, लेकिन खात्मे के बाद भी उसका खौफ परेशान कर रहा है। बात कर रहे हैं गैंगस्टर अमन साहू की। पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अब अमन साहू के गुर्गे खौफ पैदा करना चाहते हैं, जिसका जवाब पुलिस उसी अंदाज में देने को कह रही है जो हश्र उनके आका का हुआ था। क्या है झारखंड पुलिस का मास्टर प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। गैंगस्टर अमन साहू, खौफ का दूसरा नाम, जिस पर 125 एफआईआर दर्ज हैं। एनकाउंटर में खात्मे के बावजूद इसका खौफ बरकरार है। झारखंड में कोयला कारोबारियों के लिए आतंक का पर्याय बन चुका ये नाम अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। पुलिस की गोली खाने के बाद दूसरी दुनिया में जा चुका है, लेकिन दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद भी इसका नाम अपराध की दुनिया में अब भी गूंज रहा है। राहुल सिंह, जी हाँ, ये वो नाम है जो अलग अलग माध्यम से गैंग को एक्टिव रखने का प्रयास कर रहा है, जिसे झारखंड पुलिस खत्म करने का प्लान तैयार कर चुकी है। इस अपराधी का खौफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार 5-6 राज्यों में था और इसने पूरे इंटरनेशनलीकरण जिसको बोलते हैं ना, क्राइम का कर रखा था। इसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन था, इसका दिल्ली के बड़े बड़े गैंगस्टर से कनेक्शन था, पंजाब हरियाणा से कनेक्टेड था। अमन तो चला गया, लेकिन इस साम्राज्य को बचाने, इसे चलाने, खौफ को कायम रखने की जिम्मेदारी अब राहुल सिंह के कंधों पर है। राहुल सिंह भी एक खतरनाक गैंगस्टर है जो सोशल मीडिया के जरिए खतरनाक हथियारों की नुमाइश कर डर का माहौल बनाना चाहता है और कह रहा है कि हम जल्द लौटेंगे। हालांकि डीजीपी ने साफ कर दिया कि चाहे जो कोई भी हो, कानून के दायरे से बाहर काम करेगा तो उसे सबक सिखाया जाएगा। झारखंड के सभी अपराधियों को हम लोग कानून के द्वारा कानूनी कार्रवाई निश्चित करेंगे उन पर, और कानून में जो भी है, वो मयंक सिंह हो, राहुल सिंह हो, कोई भी हो, सभी अपराधियों पे कार्रवाई होगी। और अभी चूंकि नए कानून में पुलिस को काफी अधिक शक्ति प्राप्त हो गई है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे काम करने की। बहरहाल अमन कुमार गिराया गया है। अमन गैंग के गुर्गों पर भी कार्रवाई जारी है, जिसमें मयंक सिंह, प्रिंस खान, अमन श्रीवास्तव के साथ विकास तिवारी पर बहुत जल्द शिकंजा कसा जाएगा। बस इंतजार करिए इन सभी के ऊपर झारखंड पुलिस की नकेल कब तक कसी जाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ की आज नहाय खाए के साथ शुरुआत हो गई। चैती छठ में भी शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। आज व्रती स्नान के बाद अरवा चावल, कद्दू की सब्जी का प्रसाद ग्रहण करेंगी। कल खरना का महाप्रसाद बनेगा। उसके बाद बुधवार को संध्या अर्घ्य और गुरुवार सुबह को व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। भोजपुर जिले में चैती छठ की छठा देखने को मिल रही है। छठ के गीतों से माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। हमनी के छठ करते हैं। चैत के पर्व बहुत महान होला। चैत के छठ करे के चाहिए, सब कोई के करे के चाहिए। बहुत खुशी के बात रहला। चैत के छठ उत्तम है।
आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो देवी दुर्गा की तीसरी स्वरूप हैं। इस दिन मां की पूजा करने से भक्तों के जीवन से सभी कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है और साधक को निर्भयता के साथ ही शक्ति भी प्राप्त होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस स्वरूप में मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना है, जिस वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग जैसे शस्त्र और बाण जैसे अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। कहा जाता है कि माता का ये रूप भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा की विधि की बात करें तो मां चंद्रघंटा को मीठी खीर का प्रसाद लगाएं। गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाने से मां प्रसन्न होती है। कन्याओं को खीर, हलवा या स्वादिष्ट मिठाई खिलाएं। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्त हर बाधा से मुक्त हो जाता है। चंद्रघंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले भक्तों को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है, ऐसी मान्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हजारीबाग में रामनवमी पर इस बार कुछ खास होने वाला है। इस बार रामनवमी पर शोभा यात्रा में बेटियों का सशक्त रूप देखने को मिलेगा। आर्ष कन्या गुरुकुल में दिल्ली और हरियाणा से प्रशिक्षकों को बुलाकर बेटियों को लठबाजी और तलवारबाजी सिखाई जा रही है। इन लड़कियों को अभ्यास करता देख आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लाठी भांजती लड़कियां, तलवार लहराती लड़कियां, परंपरा के साथ आत्मरक्षा को सुदृढ़ करती इन लड़कियों की तस्वीर हजारीबाग से आई है। आर्ष कन्या गुरुकुल में दिल्ली और हरियाणा से प्रशिक्षकों को बुलाकर बेटियों को तलवारबाजी और लठबाजी सिखाई जा रही है, जिसका प्रदर्शन रामनवमी की शोभा यात्रा में ये लड़कियां करेंगी। प्रशिक्षण ले रही छात्राओं के चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज साफ दिखाई दे रहा है। छात्राएं कहती है कि शिक्षा के साथ साथ परंपरागत हथियार चलाना बेहद जरूरी होता है। आत्मरक्षा का पहला चरण है। इससे हम अपनी आत्म सुरक्षा कर सकते हैं। कोई हम पे हाथ नहीं उठा सकता है। हाथ उठाए तो उसके हाथों को काट सकते हैं। बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि हम अपने ऊपर निर्भर रहते हैं। तो रामनवमी में लाठी, तलवार, लेजियम, भाला, ये सब कराटे, उसू, ये सब दिखला सकते हैं और फिर लोगों को ये। दिल्ली से आई महिला प्रशिक्षक बताती हैं कि लाठी चलाने की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हजारीबाग की रामनवमी में भव्यता बरकरार रहे, इसे देखते हुए नई पीढ़ी को रामनवमी को लेकर तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पे वीरांगनाओं को रामनवमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे लाठी, तलवार, छुरी, भाला सिखाया जा रहा है। डिफेंस और योग दोनों चीजें सिखाई जा रही है, जिसमें हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, जैसे लोग भूलते जा रहे हैं, गुरुकुल की परंपरा लोगों तक ये परंपरा पहुँचाई जा रही है। गुरुकुल के आचार्य कौटिल्य भी कहते हैं कि बेटी हो या बेटा, दोनों समाज के अंग हैं और इसीलिए रामनवमी के जुलूस में इन्हें प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। हमने सभी शहरों में ये देखा है कि या तो लड़के या तो पुरुष ऐसे कलाओं में अस्त्र शस्त्र संचालन में आगे निकलते थे। इन इस ट्रेंड को गुरुकुल ने चेंज किया कि बेटियां भी इस कार्य को कर सकती हैं। रामनवमी पर्व के साथ कई परंपराएं चली आ रही है, जिसमें हथियार और लाठी का करतब दिखाना भी शामिल है। बदलते जमाने में लाठी और हथियार से करतब दिखाने की परंपरा कहीं गुम होती जा रही है। ये उस परंपरा को फिर से जीवित करने की कोशिश है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। भोजपुर जिले के बेलाउर गांव में शतचंडी महायज्ञ हो रहा है और भव्य कलश यात्रा के साथ यज्ञ की शुरुआत हुई। ठाकुरबाड़ी से सूरी मंदिर तक 1100 कलश के साथ भव्य यात्रा निकली। महामंडलेश्वर संत फलारी बाबा की देखरेख में यहाँ यज्ञ हो रहा है। 5 अप्रैल तक बेलाउर में माहौल पूरी तरीके से भक्तिमय रहेगा।
भागवत कथा और प्रवचन के लिए काशी और मथुरा से संत आ रहे हैं। मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक यह चलेगा। आज कलश यात्रा है, कल पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, अरणी मंथन है। तदोपरांत प्रतिदिन रासलीला, रामलीला, कथा, प्रवचन वृंदावन से भी विदुषी आ रही है और 5 तारीख को पूर्णाहुति और भंडारा तथा सभी संतों को, ब्राह्मणों को विदाई। अप्रैल महीने की शुरुआत भीषण गर्मी से हुई। शेखपुरा जिले में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अप्रैल की शुरुआत में ही पड़ रही इस भीषण गर्मी का असर रबी फसल के साथ आम के पौधों पर भी दिख रहा है। मंचर सूख कर गिर रहा है। संवाददाता अजित कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। फसल के साथ साथ जो फलदार वृक्ष हैं, जैसे आम है, आम का मंजर पूरा झड़ रहा है। देखिए पत्तियां पूरा पीला पड़ जा रहा है। इस कारण ये जो तापमान, जो गर्मी, इस समय का गर्मी है, ये नुकसान काफ़ी पहुंचा रहा है। जबकि पिछले वर्ष काफ़ी आम का मंजर में फल भी आ गया था, लेकिन अभी तो फल, अभी मंजर ही मुरझा गिर रहा है। इस तरह किसानों के सामने काफ़ी परेशानी है। अब मौसम का कुप्रभाव कहा जाए कि जी अभी के समय में इतना तापमान ज़्यादा, लगभग कह रहा है कि 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला गया है, जिसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। फलदार वृक्षों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। अब किसान ये जान लीजिए, इतनी बड़ी गर्मी और तपकी गर्मी के वजह से पौधा सूख तो रहा है, उसका जो दाना सिकुड़ता हुआ है वो भी फट के गिर जा रहा है और समय के पहले गर्मी आने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। और यह भी आपको बता दें कि इसका भरपाई किसान नहीं कर पाएगा, जितना लागत और पूंजी किसान अब देखिए ना गिर जा रहा है। इतनी गर्मी है कि आम का और तमाम पौधा, माने जब पीने का पानी का कमी हो जा रहा है, आदमी को पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, तो हम चिंतित हैं। अब इंतजार कर रहे हैं कि तापमान में कुछ नमी आए। अब देखना होगा कि तापमान किस तरह से, और अभी तक जो मौसम विभाग ने जो सूचना दिया है उसके मुताबिक तापमान इसी तरह बढ़ता रहेगा। अजित कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के बीच में जमकर ठनक आई। बीजेपी विधायक ने पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दरअसल ये जो पूरा विवाद है, बनमनखी थाना के हरमुड़ी में प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन से अतिक्रमण खाली कराने को लेकर शुरू हुआ। सांसद पप्पू यादव हरमुड़ी पहुंचे और आरोप लगाया कि प्रशासन ने जमींदार मनोज शाह और बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के कहने पर महादलित का घर तोड़ दिया और उसमें आग लगा दी। वहीं पप्पू यादव के आरोप पर कृष्ण कुमार ऋषि ने सांसद पप्पू यादव पर कटाक्ष किया और कहा कि वो खुद महादलित हैं। कोर्ट के आदेश पर बनमनखी प्रशासन ने जमीन को खाली करवाया था। पप्पू यादव झूठ की राजनीति करते हैं। बनमनखी विधायक ने सांसद पप्पू यादव और सांसद के समर्थकों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। जस्ट यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर बगल में भाजपा विधायक का घर है। मैं अभी उस गांव में हूँ जहाँ 5-6 सालों से ये महादलित 30 घर यहाँ रह रहे थे और आज प्रशासन पैसा लेकर के, कोई बड़ा जमींदार है, हम नहीं जानते हैं, शमशाह, कोई कहते मनोज शाह, जिनका ये मकान बना हुआ है बड़ा। कौन सा कानून है कि प्रशासन आकर के घर में आग लगा दे, जला दे? मुखेर कानून है, संविधान नाम की कोई चीज नहीं रह गई। पप्पू यादव ने मुझे धमकी दिलाने का काम किया है, जिसका मैं प्रमाण अपने साथ रखा हूं। किस किस से धमकी दिलवाया है आप देख लीजिए, इसका पूरा प्रमाण है सोशल मीडिया पर। और पूरे सोशल मीडिया से सांसद पप्पू यादव ने इतना घृणित और निंदनीय तरह का सोशल मीडिया पर धमकी दिलवाया है। और मैं सांसद जी से कहना चाहता हूं कि मैं कृष्ण कुमार ऋषि हूं, महादलित परिवार से हूं, मैं मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं करूंगा। आपको जितना धमकी दिलवाना है, गोली चलवाना है, आप चलवा लीजिए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया। दोनों नेताओं ने कहा कि उनकी इच्छा है कि पीएम मोदी इसका उद्घाटन करें। दोनों ने उम्मीद जताई कि जल्द से जल्द नए टर्मिनल भवन का काम पूरा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर आए हैं इसको देखने के लिए।
इस एयरपोर्ट को बनवाने में हम लोग की भूमिका रही है। तो बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया, भारत सरकार ने इसको अलाउ किया। तो आज ये बड़ा बन रहा है, अच्छा बन रहा है। हम लोग की इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करें। सांसद शंकर प्रसाद जी इसके अध्यक्ष हैं और उनके उपस्थिति में आज इसका अवलोकन किया गया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में जो पैकेज दिया था उसके तहत इसका निर्माण हुआ है और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्द ये जनता को समर्पित किया जा सकेगा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, और उसके काम की प्रगति पूरी तरह से है और बहुत जल्द ये जनता के लिए समर्पित होगा। हाल ही में बिहार में सेपक टकरा के सफल आयोजन के बाद अब बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में एक और नया कदम उठा रही है। अगस्त और सितंबर के महीने में होने वाले हीरो एशिया कप 2025 के आयोजन को लेकर सरकार ने समझौता कर लिया है। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये कहावत अब पुरानी हो चुकी है। अब खेलकूद लोगों की जिंदगी संवार रहा है। मौजूदा समय में खेल कूद की जरूरत को देखते हुए बिहार सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जो खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल ही में सेपक टकरा के सफल आयोजन के बाद अब बिहार में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होगा। क्रांति का दौड़ चल रही है खेल में और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में खेल आगे बढ़ते जा रहा है और एशियन मेन हॉकी चैंपियनशिप होने वाला अगस्त 29 से शुरू होगा, सितंबर 7 तक खत्म हो जाएगा और इसमें 8 टीम भाग लेंगे और ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी है। राजगीर में 29 अगस्त 2025 से 7 सितंबर 2025 तक हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर हॉकी इंडिया और बिहार सरकार के बीच समझौता स्वाक्षर हुआ है। एशिया में जब भी एशियन टीम के साथ हम कम्पीट करते हैं तो ऑलवेज माइंड में यही रहता है कि अपना बेस्ट करना है और क्योंकि एशिया में हम टॉप पे हैं तो उसको बरकरार रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हम ट्राई करेंगे कि अपना बेस्ट खेलें और जिसके साथ भी। बिहार में हॉकी एशिया कप का आयोजन होना खेल के क्षेत्र में एक बड़ा और अहम कदम है। MOU साइन होने के बाद अब सरकार इसके आयोजन की तैयारी में है। गोपालगंज की गंडक नदी में घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए शुभ संदेश है। यहां वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से कराए गए सर्वे में बड़ी संख्या में डॉल्फिन और घड़ियाल मिले हैं। डीएफओ ने बताया कि पिछले महीने एशियाई जल पक्षियों की गणना कराई गई, जिसमें गंडक नदी में 10 किलोमीटर की दूरी में 12 डॉल्फिन और 6 घड़ियाल देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में घड़ियाल और डॉल्फिन संरक्षण के लिए अभ्यारण्य केंद्र बन सकता है। हमने कुछ ऐसे भी जलीय जीव देखे हैं जो ऑलरेडी आप लोगों की भी जानकारी में है, जिसमें हमारे घड़ियाल, डॉल्फिन ऐसे जलीय जीव का देखा जाना भी एक बहुत शुभ संकेत है। जैसा आपको जानकारी है कि विलुप्त प्राय प्राणियों में से है और इनके संरक्षण की अति आवश्यकता है। तो ऐसा डेटा लाइक हमने 6 के अराउंड हमने डॉल्फिन्स देखे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग डॉल्फिन सैंक्चुरी के साथ घड़ियाल सैंक्चुरी मीन्स जलीय जीव के संरक्षण के दिशा में भी कार्य करेंगे, जो करना ही है। कटिहार में किसान बड़े पैमाने पर बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं। किसानों का इससे काफी फायदा हो रहा है। अच्छी मार्केटिंग और ज्यादा मुनाफे के कारण किसान बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं। जिले के कुछ प्रगतिशील किसानों से बात की न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। किसान अब अपने बिहार के सीमांचल के किसान अब अपने पारंपरिक खेती धान, गेहूं और मक्का से आगे निकलकर महानगरों के तर्ज पर बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये खेत आपको मक्का खेत जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये बेबी कॉर्न की खेती है जो सीमांचल के इलाके में पहली बार हो रहा है और ये किसान अब बेबी कॉर्न की खेती कर कर कितना संतुष्ट है, जरा बात कर लेते हैं। देखिए बेबी कॉर्न कैसा होता है, जरा पहले आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मक्का के तर्ज पर ही होता है, लेकिन इसका दाना नहीं होता है और इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन बनता है। जरा बात कर लेते हैं, क्या अलग है बेबी कॉर्न की खेती, क्या अलग है? बेबी कॉर्न की खेती किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। किसान है तो उसके पास जानवर है, और जानवर रहने से तो मान लीजिए कि हम अब तो नया पहली बार हमने खेती की तो उतना समझ में हमको नहीं आया, लेकिन इस बार हम खेती करके हम समझ गए कि इसको किस तरह से और कैसे लगाना है, जिससे हम 5 कट्ठा 10 कट्ठा चारा के लिए लगाते हैं, हम वो नहीं करेंगे। हम अब बेबी कॉर्न ही लगाएंगे। क्या कहते हैं, आम का आम और गुठली का दाम। बाजार में कैसा दाम मिल जाता है? बाजार में अभी 150 रुपया किलो में ये हम होटल इस सब में अभी दे रहे हैं। लागत क्या पड़ता है?
लागत हम इतना खेत में किए हैं तो हमको 25,000 के आसपास लागत लगा। संतुष्ट है इससे? मैं बहुत संतुष्ट हूँ बेबीकॉर्न की खेती कर। खेती ठीक हो रहा है। हाँ, आप लोग भी आगे करना चाहते हैं? हाँ, आगे तो हम लोग करेंगे ही, क्या कि चाचा लगाए हैं तो बहुत अच्छा फसल हुआ, बेच के उनको मुनाफा भी हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार राय हुआ। तो देखिए, जो युवा किसान हैं जो अलग खेती करने पर विश्वास रखते हैं वो लोग भी संतुष्ट है। और एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं, ये कटिहार ही नहीं बल्कि सीमांचल के इलाके में पहली बार बेबीकॉर्न की खेती हो रहा है और इस खेती से किसानों की मुनाफा फिलहाल ठीक ठाक है और आगे किसान इसे बड़े स्तर पर करने की बात कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और चलिए